नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, झारखंड में एएनएम और जीएनएम का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, उसके प्रिपरेशन से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपके फिज़िक्स के चैप्टर के होंगे। और चैप्टर जो होगा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी विद्युत वाले चैप्टर से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विद्युत धारा क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? चालक में प्रोटॉन का प्रवाह, या फिर चालक में आवेश का प्रवाह, या फिर एक चालक में न्यूट्रॉन का प्रवाह, या फिर ऑप्शन डी में हो गया ठोस में ऊष्मा का प्रवाह। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है ये है आपका एक चालक में आवेश का प्रवाह। और ये जो आवेश होता है जनरली ये क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए, एक तार, ये जो एक इसको कंडक्टर मान लेते हैं, ये क्या है? एक तार जैसे है। तो इसमें जो आवेश का फ्लो होगा, जो चार्ज का फ्लो होगा, उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। लेकिन इसमें अधिकतर मोस्ट ऑफ क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और देखिए, चार्ज में आपका कोई भी हो सकता है, प्रोटॉन भी चार्ज हो सकते हैं या फिर कोई आयंस भी चार्ज हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, हम लोग जो बात कर रहे हैं एक चालक में बात कर रहे हैं, ठीक है? तो एक चालक में विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि एक चालक में जो आवेश का प्रवाह होता है, जो चार्ज का क्या होता है? फ्लो होता है, उसी को हम लोग विद्युत धारा बोलते हैं। और इसको जनरली चार्ज का फ्लो होता है, जनरली हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है किसी भी चालक में, किसी भी कंडक्टर में, उसको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। इलेक्ट्रिक करंट का देखिए जो दिशा होता है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन इधर अगर मूव कर रहे हैं, इस तरफ लेफ्ट साइड अगर मूव कर रहे हैं, तो ये जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होगा ये इसके ठीक ऑपोजिट में होगा, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट का जो दिशा होता है ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट होता है, ठीक है? तो चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं कि विद्युत धारा कैसे मापी जाती है? हाउ इज इलेक्ट्रिक करंट मेजर्ड? तो ऑप्शन ए में हो गया वोल्ट, या फिर ऑप्शन बी में हो गया कूलाम, या फिर ऑप्शन सी में हो गया वाट, या फिर ऑप्शन डी में हो गया एम्पियर। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है कि विद्युत धारा को किससे मापा जाता है? तो विद्युत धारा को एम्पियर से मापा जाता है। देखिए, वोल्ट जो होता है ये इससे विभवांतर मापा जाता है। विभवांतर हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और उसके बाद कूलाम से क्या मापा जाता है? जो आपका विद्युत आवेश होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, कूलाम से मापा जाता है। वाट, देखिए वाट पावर का ये है, मात्रक है। और उसके बाद पावर या फिर शक्ति बोल सकते हैं, मापा जाता है वाट से। तो विद्युत धारा किससे मापा जाता है? विद्युत धारा आपका एम्पियर से मापा जाता है। उसके बाद चलिए जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इसको देखते हैं कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का वर्णन कौन सा नियम करता है? विच लॉ डिस्क्राइब्स द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? तो ऑप्शन ए में हो गया ओम्स लॉ, या फिर ऑप्शन बी में हो गया फैराडेज लॉ, या फिर ऑप्शन सी में हो गया न्यूटन्स लॉ, या फिर ऑप्शन डी में हो गया जूल्स लॉ। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है ये है आपका जूल का नियम। तो जूल का नियम क्या यहाँ पे डिस्क्राइब करता है, क्या वर्णन करता है धारा के उसमें प्रभाव के बारे में? तो देखिए, धारा का उसमें प्रभाव क्या होता है, ये जूल्स लॉ क्या होता है? तो देखिए, जूल्स लॉ क्या बोलता है कि मतलब एक देखिए ये कंडक्टर है, ठीक है? इसमें अगर धारा प्रवाहित हो रही है, इस कंडक्टर में अगर धारा प्रवाहित हो रही है, मान लीजिए ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में अगर कंडक्टर किसको, देखिए चालक मान लेते हैं, एक तार है, ठीक है? एक तार है, और एक तार में जो धारा प्रवाहित होगी, मतलब उसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी, वो क्या करती है? वो हीट को जनरेट करती है, ठीक है? और ये किस पे डिपेंड करता है? ये किस पे निर्भर करता है? ये निर्भर करता है करंट पे। मतलब अगर किसी तार में ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो क्या होगा? उससे ज़्यादा हीट क्या होगा? ऊष्मा निकलेगा। या फिर अगर किसी भी कंडक्टर से या किसी भी चालक से, या फिर इस तरीके से बोल सकते हैं किसी भी तार का अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो भी उसमें क्या होगा? ऊष्मा उत्पन्न होगा। या फिर अधिक समय तक अगर किसी भी तार में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो भी क्या होगा? उसमें हीट उत्पन्न होगा,
ठीक है, तो इसी को बोलते हैं जूल्स लॉ। ओम का नियम जो होता है ये आपका विद्युत धारा और विभवांतर के संबंध को बताता है। फैराडेज का जो लॉ है, फैराडे का जो लॉ है, नियम है, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित है। और न्यूटन का जो लॉ है ये आपका गति का नियम से संबंधित है। और चलिए उसके बाद जो यहाँ पे देखिए आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि छोटी विद्युत धाराओं को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? विच यूनिट इज यूज्ड टू मेजर स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट? ऑप्शन ए में हो गया वोल्ट्स, या फिर ऑप्शन बी में हो गया वाट, या फिर ऑप्शन सी में हो गया एम्पियर्स, या फिर इसमें या फिर ऑप्शन डी में हो गया मिली एम्पियर्स या फिर माइक्रो एम्पियर्स। तो देखिए जब विद्युत धारा बहुत छोटी मतलब होगी, बहुत कम होगी, तो उसको हम लोग किस में मापते हैं? मिली एम्पियर या फिर माइक्रो एम्पियर में। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन है कि परंपरागत रूप से विद्युत प्रवाह की दिशा कैसे ली जाती है? तो देखिए बोल रहा है कि हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कन्वेंशनली टेकन। तो अभी हम लोग बात किए, क्या हम लोग बात किए कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिधर होगा, मान लीजिए ये एक तार है, ठीक है, मतलब एक कंडक्टर है, एक चालक है, तो इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, मतलब चार्ज का फ्लो होगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो का दिशा अगर इस साइड है, ठीक है, किधर है? लेफ्ट साइड है, इधर है, लेफ्ट साइड है, तो आपका जो करंट होगा, ये करंट का दिशा किधर होगा? करंट का दिशा इधर आपका राइट साइड में होगा तब, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि परंपरागत रूप से विद्युत प्रवाह की दिशा कैसे ली जाती है? तो ये आपका लिया जाता है किसी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत, ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर इधर फ्लो कर रहे हैं तो आपका विद्युत धारा किधर फ्लो करेगा? इस साइड फ्लो करेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछ रहा है कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कुछ अनुप्रयोग क्या है? व्हाट आर सम एप्लीकेशंस ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? ऑप्शन ए में हो गया इलेक्ट्रिक हीटर या फिर टोस्टर, या फिर रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर, या फिर कंप्यूटर और स्मार्टफोन, या फिर सोलर जो पैनल्स होते हैं, या फिर पवन टरबाइन। तो इसका जो सही जवाब है कि जो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के जो कुछ अनुप्रयोग होते हैं, ये क्या होते हैं? ये आपके होते हैं इलेक्ट्रिक हीटर और टोस्टर, इलेक्ट्रिक हीटर या फिर टोस्टर। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछ रहा है कि किसी चालक में विद्युत आवेशों का प्रवाह किसके कारण होता है? व्हाट काउजेस इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो इन ए कंडक्टर? तो ऑप्शन ए में हो गया गुरुत्वाकर्षण के कारण, या फिर ऑप्शन बी में हो गया विद्युत विभवांतर के कारण, या फिर आपका ऑप्शन सी में हो गया प्रतिरोध के कारण, या फिर ऑप्शन डी में हो गया तापमान या फिर टेम्परेचर के कारण। तो देखिए किसी भी चालक में विद्युत आवेश का प्रवाह किसके कारण होता है? बोल रहा है कि एक तार में, देखिए एक तार में, ये क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है कि एक तार अगर लिए, एक चालक लिए, एक कंडक्टर लिए, तो उसमें जो आवेश का प्रवाह होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करते हैं, मतलब जो विद्युत धारा फ्लो करती है, वो क्यों होता है? तो ये होता है आपका विद्युत विभवांतर के कारण, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। उसके बाद चलिए जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये क्या है कि विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? तो इसका ऑप्शन ए में हो गया एम्पियर, या फिर ऑप्शन बी में हो गया कूलाम्ब, या फिर ऑप्शन सी में हो गया वोल्ट, या फिर ऑप्शन डी में हो गया ओम। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है कि विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? ये होता है वोल्ट। एम्पियर किसका है? विद्युत धारा का। कूलाम्ब किसका है? चार्ज का। और ओम किसका है? प्रतिरोध का। तो यहाँ पे आपका विद्युत विभवांतर का जो एसआई मात्रक है ये क्या है? ये आपका वोल्ट है। तो चलिए उसके बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विद्युत विभवांतर को कैसे परिभाषित किया जाता है? हाउ इज पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड? ऑप्शन ए में हो गया प्रति यूनिट आवेश पर किया गया कार्य, या फिर ऑप्शन बी में हो गया आवेश प्रति यूनिट समय, या फिर प्रतिरोध से शक्ति को गुणा करके, या फिर वोल्टेज को विद्युत धारा से विभाजित करके। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है
विद्युत विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग प्रति यूनिट आवेश पर किया गया कार्य के रूप में हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इसमें क्या है कि विभवांतर को कैसे मापा जाता है, हाउ इज पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड। तो देखिए ऑप्शन ए में हो गया आपका एमीटर, या फिर ऑप्शन बी में हो गया वोल्ट मीटर, या फिर ऑप्शन सी में हो गया ओम मीटर, या फिर ऑप्शन डी में हो गया वाट मीटर। तो दोस्तों जो विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको कैसे मापा जाता है, इसको मापा जाता है वोल्ट मीटर से। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं। 2 कूलम आवेश को 4 वोल्ट के विभवांतर पर ले जाने में कितना कार्य करना पड़ता है। तो देखिए बोल रहा है कि आवेश जो है वो कितना है, 2 कूलम है, और वोल्ट आपका कितना है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 4 वोल्ट है। तो बोल रहा है यहाँ पे कितना वर्क किया जाना हो रहा है, मतलब इस आवेश को क्या करने में, ले जाने में। तो देखिए आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा किताब में कि V इज इक्वल टू W/Q, और देखिए V यहाँ पे हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, और W हो गया वर्क, और बाय यहाँ पे आपका Q हो गया आवेश। तो इसी फॉर्मूले से आपका यहाँ पे सॉल्यूशन निकलेगा। और V यहाँ पे देखिए कितना है, 4 वोल्ट है, और वर्क यहाँ पे पूछ रहा है ना, और आवेश आपका कितना है, 2 कूलम है। तो देखिए वर्क आपका कितना हो जाएगा, वर्क हो जाएगा ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और यहाँ पे वर्क बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8 जूल, है ना। चलिए उसके बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें आपका क्या पूछ रहा है कि एक परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा यदि 5 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने के लिए 10 जूल कार्य किया जाता है। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ए सर्किट इफ 10 joules of work is done to move 5 कूलम ऑफ चार्ज। तो देखिए एक पॉइंट है, एक सर्किट है, मतलब इसमें क्या है, दो पॉइंट है, ठीक है, एक ए बी हो गया, इधर मान लेते हैं। बोल रहा है कि यहाँ पे जो आवेश है, ठीक है, यहाँ पे जो आवेश है वो क्या है, 5 कूलम आवेश है, और इस 5 कूलम आवेश को मूव करने के लिए कितना कार्य किया गया, 10 जूल कार्य किया गया, ठीक है, 10 जूल कार्य किया गया। तो बोल रहा है कि इसका बीच के, इस ए और बी के बीच जो विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो कितना है। तो ये भी सेम वही फॉर्मूला से बनेगा। आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, V इज इक्वल टू वर्क बाय यहाँ पे आवेश, ठीक है। तो देखिए आपको V निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो W कितना हो गया, 10 जूल हो गया, और उसके बाद फिर आवेश यहाँ पे कितना है, आवेश आपका 5 है, तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा, यहाँ पे निकलेगा 2 वोल्ट, ठीक है, 2 वोल्ट यहाँ पे है विभवांतर। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसको देखिए कि ओम के नियम के अनुसार विद्युत विभवांतर, जो विद्युत विभवांतर भी है, और धारा I के बीच क्या संबंध है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस V एंड करंट I अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो इसका ओम का नियम का फॉर्मूला है एक V इज इक्वल टू IR। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। देखिए ऑप्शन ए में हो गया वोल्ट, या फिर ऑप्शन बी में हो गया एम्पियर, या फिर ऑप्शन सी में हो गया कूलम, या फिर ऑप्शन डी में हो गया ओम। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है कि आपका जो रेसिस्टेंस का SI यूनिट है, प्रतिरोध का SI इकाई क्या है, ये आपका है ओम। वोल्ट देखिए किसके लिए है, वोल्ट आपका है पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, मतलब विद्युत विभवांतर के लिए। एम्पियर जो है ये किसके लिए, इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा के लिए है। कूलम किसके लिए, चार्ज के लिए है, मतलब आवेश के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि यदि किसी चालक के सिरों पर विभवांतर कितना है, 5 वोल्ट, और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा 2 एम्पियर, तो प्रतिरोध क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए जो ओम का नियम हम लोगों ने क्या दिखा, यहाँ पे V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ पे सेम वही फॉर्मूला पे बेस्ड हम लोग का यहाँ पे सॉल्यूशन निकलेगा। V इज इक्वल टू क्या हो गया, IR हो गया।
यहाँ पे देखिए भी आपका कितना है, 5 वोल्ट है। और उसके बाद देखिए आपको इलेक्ट्रिक करंट कितना जा रहा है, 2 एम्पियर का जा रहा है। और यहाँ पे हम लोग को रेजिस्टेंस निकालना है, प्रतिरोध निकालना है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो V इज इक्वल टू आई आर में देखिए ये जो R होता है ये कांस्टेंट होता है, और ये प्रतिरोध होता है जो कंडक्टर यूज किया जाता है उसका, जो चालक यूज किया जाता है यानी जो तार यूज किया जाता है उसका ये क्या होता है, प्रतिरोध होता है, ये कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे यही R हम लोग को निकालने बोल रहा है। तो V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो V कितना है हम लोग का, यहाँ 5 वोल्ट है, और I कितना है, इलेक्ट्रिक करंट 2 एम्पियर का फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे जब हम लोग इसको क्या करेंगे, R को ही करें, लिखेंगे, तो ये क्या होगा आपका, 2 जब इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो फिर क्या होगा, 5/2 हो जाएगा, और आपको निकल के आंसर कितना आएगा, 2.5 आएगा, 2.5 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है ये है आपका 2.5 ओम। ये आपका हो गया आंसर। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि बोल रहा है कि यदि किसी चालक का प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए तो धारा का क्या होगा। व्हाट हैपेंस टू द करंट इफ द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डबल्ड। तो अगर हम लोग मान लीजिए किसी चालक लिए, मतलब कोई तार लिए, और इसका अगर प्रतिरोध को हम लोग क्या करेंगे, दोगुना कर देंगे, तो फिर क्या होगा, इसमें जो धारा बह रही है उसका क्या होगा। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं, V इज इक्वल टू क्या जानते हैं, आई आर जानते हैं। तो धारा के बारे में पूछ रहा है, तो I इज इक्वल टू क्या होगा, I इज इक्वल टू क्या होगा, V/R होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कि I और R में क्या रिलेशनशिप है, I और R में क्या रिलेशनशिप है, व्युत्क्रमानुपाती है I R के। तो अगर हम लोग R को यहाँ पे डबल कर देंगे तो क्या होगा, I क्या होगा, ये आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है, ये देखिए यहाँ पे आपका करंट आधा हो जाएगा, द करंट इज हाफ। तो ये होगा आपका। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि वोल्टेज स्रोत को बदले बिना धारा को नियंत्रित करने के लिए करने के लिए उपयोग किए जाने वाले घटक को क्या कहा जाता है। देखिए बोल रहा है कि व्हाट इज कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स। तो ऑप्शन ए में हो गया आपका एमीटर, या फिर ऑप्शन बी में हो गया वोल्ट मीटर, या फिर ऑप्शन सी में हो गया रियोस्टेट, या फिर ऑप्शन डी में हो गया रेसिस्टर। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है ये है आपका रियोस्टेट, और इसको हिंदी में बोलते हैं धारा नियंत्रक। तो ये धारा नियंत्रक क्या है कि वोल्टेज स्रोत को बदले बिना ही क्या किया जा सकता है, धारा नियंत्रित किया जा सकता है, ये रियोस्टेट से, धारा नियंत्रक से। और उसके बाद जो देखिए यहाँ पे एमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है, वोल्ट मीटर से आपका पोटेंशियल डिफरेंस। और उसके बाद फिर देखिए आपका ये जो रेसिस्टर है, रेसिस्टर क्या करता है, रेसिस्टर किसी भी सर्किट में क्या करता है, जो करंट जो फ्लो होता है उसको लो कर देता है, जो फ्लो होने वाली जो करंट की मात्रा है उसको लो कर देता है रेसिस्टर। उसके बाद जो यहाँ पे तो आपका सही जवाब क्या होगा कि वोल्टेज स्रोत को बदले बिना धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले घटक को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं रियोस्टेट यानी धारा नियंत्रक। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए प्रतिरोध और करंट के बीच क्या संबंध है। बोल रहा है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रेसिस्टेंस एंड करंट। तो देखिए रेसिस्टेंस और करंट में आपका क्या संबंध है, तो यहाँ पे देखिए आपका ये हम लोगों को मालूम है V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला पे हम लोग का आंसर छुपा हुआ है। तो ऑप्शन ए में हो गया प्रतिरोध विद्युत प्रवाह के सीधे आनुपातिक होते हैं, या फिर ऑप्शन बी में हो गया प्रतिरोध धारा के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, या फिर ऑप्शन सी में हो गया प्रतिरोध और विद्युत प्रवाह असंबंधित हैं, या फिर ऑप्शन डी में हो गया प्रतिरोध करंट के बराबर होता है। तो देखिए प्रतिरोध और करंट के बीच क्या संबंध है, मतलब प्रतिरोध और विद्युत धारा के बीच क्या संबंध है, V इज इक्वल टू आई आर। तो I इज इक्वल टू क्या हो गया,
V/R हो गया। तो यहाँ पे देखिए I और इस R में क्या संबंध है? व्युत्क्रमानुपाती है। तो प्रतिरोध जो धारा होता है, विद्युत धारा, उसका क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा ये होगा ऑप्शन बी, प्रतिरोध धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? What does the resistance of a conductor depends on? ऑप्शन ए में हो गया तापमान यानी टेम्परेचर, या फिर लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, या फिर ऑप्शन सी में हो गया मतलब चालक की सामग्री मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, या फिर सभी उपर्युक्त सभी। तो देखिए ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है ये हो गया आपका ऑल ऑफ द अबव। ये इन सभी पे क्या डिपेंड करता है? किसी चालक का प्रतिरोध। तो उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछ रहा है कि परिशुद्ध मापन के अनुसार एक धात्विक चालक का प्रतिरोध इसके अनुक्रमानुपाती होता है। अकॉर्डिंग टू प्रिसाइज मेजरमेंट द रेसिस्टेंस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स। ऑप्शन ए में हो गया लंबाई, या फिर ऑप्शन बी में हो गया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या फिर लंबाई और जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है मतलब लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों पे, या फिर ऑप्शन डी में हो गया प्रतिरोधकता यानी रेसिस्टिविटी पे। तो देखिए किसी भी जो धात्विक चालक होता है, मतलब कोई जैसे अगर मेटेलिक वायर है, तो इसका जो प्रतिरोध होता है ये किसके सीधे अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब किसके अनुक्रमानुपाती होता है? तो ये होता है लंबाई के। मतलब अगर कोई तार लीजिए, ठीक है, तो उस तार का लंबाई जितना बढ़ते जाएगा उसका जो प्रतिरोध है वो भी क्या होगा? बढ़ते ही जाएगा। तार जितना लंबा होगा प्रतिरोध भी उतना धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। तो ये आपका सही जवाब हो गया। आपका लंबाई के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है एक धात्विक चालक का प्रतिरोध। तो दोस्तों इसके बाद जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए भी हो रहे हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।